हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ी फिल्म का रिव्यू करूँगा। इस फिल्म को मैं अभी अभी थिएटर से देख के आया हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी फिल्म है, 1000 करोड़ का बजट है और कल ही रिलीज़ हुआ क्योंकि 5 दिन का एक लंबा वीकेंड चल रहा है अभी इस वक्त। तो कल ये फिल्म रिलीज़ हुई है। तो आप सब भले बात ही जानते हो कि कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही समझा, ये रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक की बात कर रहा हूँ, जिसका मेन प्रोड्यूसर केवीएन प्रोडक्शंस है और साथ में यश को प्रोड्यूसर है। लायंस गेट भी इस फिल्म के साथ शामिल है। तो इस फिल्म को 12,000 के ऊपर स्क्रीन्स में रिलीज़ मिली है वर्ल्ड वाइड, जो कि एक बहुत बड़ी रिलीज़ है। हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म को बहुत बड़ा रिलीज़ मिला है। तो बॉस 1000 करोड़ का बजट भी है और यश का सबसे कीमती फिल्म है अब तक, रामायण से पहले। रामायण अभी तक रिलीज़ हुआ नहीं है, तो अभी यही फिल्म यश का सबसे कीमती फिल्म है। तो फिल्म की जो कहानी है वो आपने मोर और लेस ट्रेलर में देखा हुआ है कि वही यश और नयनतारा दोनों भाई बहन हैं। दोनों के साथ बचपन में बहुत बुरा होता है, इसलिए जब ये बड़े होते हैं गोवा शहर को ये मतलब अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, ये उनका सपना है। तो उस चक्कर में बहुत कुछ होता रहता है इस फिल्म में। और यश, ये जो कैरेक्टर है राया, इसका कैरेक्टर का नाम है राया। तो लड़कियों को लेकर ये आदमी बहुत ही ढीला है। लड़कियों के साथ मस्ती करने का बहुत शौक है, मतलब खपागप, सेक्स, लव मेकिंग, ये सब करना उसके लिए कोई बात ही नहीं है। लेकिन बीच में ही उसको अचानक एक सर्कस वाली से प्यार हो जाता है। कियारा आडवाणी उस सर्कस वाली के रोल में है। तो नाडिया से उसको प्यार हो जाता है और उस नाडिया के आने के बाद से उसकी ज़िंदगी में बहुत से हादसे हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताऊँगा नहीं। अगर मैंने कुछ भी बता दिया तो स्पॉइलर का बराबर हो जाएगा। मैं आपका प्लेजर या फन उसको बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस फिल्म को हॉल में ना देखें तो बेहतर है। और अगर आपका इतना ही शौक है सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखने की, तो कृपया आप सर दर्द का दवाई लेके जाइए। सर दर्द का जो दवा होता है वो आप अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि इस फिल्म को देखते वक्त आपका सर फट सकता है, आप पागल हो सकते हो। मतलब इस फिल्म ने ऑडियंस को पागल बनाया, मतलब हम सबको पागल बनाया। इस फिल्म से अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करोगे तो आप सचमुच पागल बन जाओगे। मतलब समझ में नहीं आता है, इतना सिंपल कंसेप्ट है, इतना अच्छा कंसेप्ट है। इसको अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से अगर दिखाया जाता तो एक्चुअली में ये देखने लायक होता, ये एक अच्छा फिल्म बन सकता था। इसके डायरेक्टर है गीतू मोहनदास। आपको याद होगा, जब से मैं इस फिल्म का हर टीज़र का, हर प्रोमोस का जब से मैंने रिव्यू करना शुरू किया है, इंट्रोड्यूसिंग राया इस फिल्म का पहला वो प्रोमो था जिसका मैंने रिव्यू किया। इससे पहले भी टॉक्सिक का 1-2 प्रोमो आ चुका था, तो उनका मैंने रिव्यू किया नहीं था। लेकिन इंट्रोड्यूसिंग राया का जब मैंने रिएक्शन दिया था, तब से मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सा लग रहा है, क्योंकि गीतू मोहनदास जिस तरह के डायरेक्टर है वो ऐसी फिल्में बनाती नहीं है। मतलब वो खुद एक औरत है और उसकी फिल्म में हमेशा एक डोमिनेंट फेमिनिन वॉइस होता है। बहुत ही फीमेल सेंट्रिक फिल्में वो बनाती है और फेमिनिन वॉइस उसकी फिल्म में डोमिनेंट वॉइस है। लेकिन इस फिल्म में फेमिनिन वॉइस कुछ सुनाई नहीं देता। आपको सिर्फ राया का वॉइस या फिर टिकट का वॉइस, राया का बेटा टिकट, यश का डबल रोल है इस फिल्म में, आपको सिर्फ उनका वॉइस सुनाई देगा। मतलब औरतों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देने वाला। तो टीज़र की शुरुआत से मैं ये कह रहा था कि ये फिल्म शायद कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि तब भी मतलब यश का ऑरा फार्मिंग हो रहा था, उसके ऑरा दिखाया जा रहा था, राया का ऑरा दिखाया जा रहा था। और उसके बाद जितने भी एक एक करके ग्लिम्सेस आए, जितने भी प्रोमोस आए इस फिल्म में, हर एक ग्लिम्स में हमारे यश साहब का स्टारडम, उनका ऑरा, यही सब दिखाया गया। और उसके अलावा अगर कुछ इन ग्लिम्स में था तो भाई वो सेक्स एड था।
कॉन्डम का जैसे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, किसी सेक्स कॉन्डम का जैसे एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो, यही सब था इनके ग्लिम्सेस में। लेकिन हाँ, जब इस फिल्म का ट्रेलर निकला तो कुछ हद तक उम्मीद जगी, लेकिन जब फिल्म देखा तब मालूम पड़ा कि फर्स्ट ग्लिम्स के वक्त मैंने जो भी बातें कही थी कि ये फिल्म गीतू मोहनदास का मतलब बस नाम से है, काम से नहीं, और यश ने शायद इस फिल्म को टेक ओवर कर लिया हो, यश ने शायद घोष डायरेक्ट कर लिया हो, गीतू मोहनदास का जो वॉइस है वो शायद इस फिल्म में कहीं ना कहीं अटक गया, दब गया हो। ऐसा मैंने फर्स्ट ग्लिम्स के वक्त कहा था, जब मतलब वो राया वाला ग्लिम्स निकला था, तब भी मैंने यही बात कही थी, और वही बात एक्चुअली में सच हो गया। गीतू मोहनदास का अपना कोई वॉइस इस फिल्म में आपको सुनाई नहीं देगा, वो वॉइस पूरी तरीके से दब गया। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब केजीएफ ही चल रहा है, एक मतलब केजीएफ ही चल रहा है, केजीएफ का एक बहुत ही घटिया वर्जन चल रहा है। मतलब यश अपने केजीएफ के हैंगओवर से बाहर ही नहीं निकल पाए। अक्सर वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, उसी मूंछों में, उसी तारी में इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, और राया का भी बिल्कुल वैसा ही लुक है। मतलब देखकर ही आपको ऐसा लगेगा जैसे केजीएफ का रॉकी भाई यहाँ आ गए। हाँ, जब आप टिकट को देखते हैं तब आप चौंक जाते हो, क्योंकि ये यश का एकदम नया लुक है, और इस लुक में यश को पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं है। यश को हमेशा फ्रेंच कट में देखा गया, लेकिन पहली बार टिकट के लुक में यश ने उस तरह से अपने मूंछ और दाढ़ी इस तरह शेव किया। तो भाई इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यश का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, चाहे राया के रोल में हो या टिकट के रोल में हो, यश अपने रोल में छा जाते हैं। और अगर इस फिल्म में कुछ बढ़िया है तो इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफी बढ़िया है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ठीक ठाक ही है, अच्छा है टेक्निकल एस्पेक्ट्स। लेकिन इस फिल्म का जो असली एस्पेक्ट है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, अगर ये सही ना रहे ना तो कुछ भी अच्छा लगता नहीं है, सच्ची बताता हूँ। मतलब इसके बाद इस फिल्म का बस नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाना है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब नेगेटिव है। मतलब क्या दिखाने गए थे और क्या दिखाया। या भी बाप बेटे के बीच का कन्फ्लिक्ट है, जो इससे पहले अमिताभ बच्चन का फिल्म त्रिशूल में दिखाया गया, और भी बहुत सारे फिल्म ऐसे बने जहाँ पे बाप बेटे की कन्फ्लिक्ट दिखाई गई। और इस फिल्म में सिर्फ बाप बेटे का कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट दो प्यार करने वाले लोगों का भी है। कियारा आडवाणी और यश का जो मतलब लव है वो अचानक से नफरत में कैसे बदल गया, वो भी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। भाई बहन का एक सेंटिमेंट यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल ही रक्षाबंधन है और 26 तारीख की फिल्म को रिलीज़ भी हुई, तो भाई बहन का सेंटिमेंट को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन यकीन मानिए वो चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं होता। भाई बहन का सेंटिमेंट हो, कियारा आडवाणी यश का केमिस्ट्री हो, या फिर ये बाप बेटे का झगड़ा कन्फ्लिक्ट हो, या फिर ये गैंग वॉर, ये जो गैंग वॉर है ये सब हो, बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में एक साथ दिखाने की कोशिश की गई। इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटा 14 मिनट का है, 194 मिनट्स 12 सेकेंड्स एग्जैक्टली इस फिल्म का रन टाइम है। लेकिन इस रन टाइम में एक भी चीज़ इस फिल्म में अच्छे तरीके से बिल्डअप नहीं होता, अच्छे तरीके से एक भी चीज़ मतलब बिल्डअप नहीं होता, कंस्ट्रक्ट नहीं होता। अगर कोई चीज़ अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश ना हो किसी फिल्म में, तो उस फिल्म को देखने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ही क्या है? या बहुत सारी चीज़ें चल रही है एक साथ, और इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स को इस फिल्म में लिया गया। मैंने सोचा था कि शायद इनका एक स्ट्रॉन्ग रोल होगा कम से कम, वरना गीतू मोहनदास इतनी पागल तो है नहीं कि इतने सारे ए लिस्टर एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्म में साइन कर लेगी, क्योंकि वो खुद एक फेमिनिस्ट है। तो इतने सारे फीमेल एक्ट्रेसेस को तो यूँ लेकर तो टाइम पास तो नहीं करेगी ना, ऐसा मैंने कहीं ना कहीं सोचा था। लेकिन मेरा ये सोच भी गलत साबित हो गया। एक भी एक्ट्रेस का रोल
सही तरीके से नहीं लिखा गया। एक भी एक्ट्रेस को उतना मौका मिला ही नहीं ऑन द स्क्रीन अच्छा परफॉर्म करने का। उनका कैरेक्टर्स भी बहुत ही पुअरली रिटन थे। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट्स बहुत ही घटिया थी, चाहे वो एक्ट्रेसेस का हो चाहे बाकी एक्टर्स का हो। बाकी जितने भी वो एक्टर्स, खासकर जो यहाँ पर डॉन बने हैं, हुमा कुरैशी, उसका नाम भूल ही गया था, सॉरी, अक्षय ओबेरॉय, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, सुदेव नायर, और भी कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म में रहे हैं। उनका कैरेक्टर्स बहुत ही मतलब पुअरली रिटन है। सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अच्छी तरीके से लिखा गया था, वो है यश का कैरेक्टर। और हाँ, स्क्रीन प्ले को यश साहब ने खुद भी लिखा है। तो इससे तो ये बात पता चलता है कि गीतू मोहनदास को इस फिल्म में उतना अच्छा काम करने का मौका नहीं दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको शायद फ्रीडम ही नहीं दिया गया हो, क्योंकि गीतू मोहनदास जब काम करती है अपने तरीके से तो वो फिल्म बहुत ही निश फिल्म बनता है। एक ऐसा फिल्म बनता है जो सिर्फ शहरी ऑडियंस के लिए हो, क्योंकि उनका फिल्म बहुत ही निश, बहुत ही नुआंस्ड बनता है। इससे पहले मैंने उनका मूथॉन देखा था, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद थे। मूथॉन बहुत बढ़िया फिल्म थी। हो सके तो आप भी उस फिल्म को ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि गीतू मोहनदास का असली टेस्ट क्या है, उनका असली टैलेंट क्या है, या फिर उनका असली वॉइस क्या है, कैसा है। मूथॉन देखने के बाद आपको ये बात समझ आएगी। इस फिल्म में गीतू मोहनदास का कोई टच मुझे नज़र ही नहीं आई। सारे के सारे एक्ट्रेसेस बेकार है, सब वेस्टेड है। रुक्मिणी वसंत वो भी टोटल वेस्ट, एवरीबडी इज टोटल वेस्ट। कियारा आडवाणी टोटल वेस्ट, नयनतारा वेस्ट, हुमा कुरैशी वेस्ट, तारा सुतरिया वेस्ट। मतलब समझ में नहीं आया कि ये एक्ट्रेसेस यहाँ कर क्या रहे थे। मतलब इनको तो धोखे से लाया गया। इनको कहा गया कि बहुत बड़ी फिल्म है, आपको बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है, लेकिन इन बेचारियों को क्या मालूम था कि इनके साथ ये सब होने वाला है। सच में एकदम टॉर्चर है। 3 घंटा 14 मिनट का ये फिल्म है। मतलब ये फिल्म हद से कहीं ज़्यादा बड़ा है और बहुत बोर करेगा। एक भी चीज़ डेवलप नहीं होता। और हाँ, ड्रामा, इस फिल्म का ड्रामा, बाप रे बाप, मतलब ऐसा घटिया ड्रामा कभी देखा नहीं। मतलब ड्रामा भी एस्टैब्लिश नहीं है। आपने किसी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश ठीक से किया नहीं। जब कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता नहीं है तो ड्रामा कहाँ से होगा। कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं है तो ड्रामा होगा कहाँ से। मतलब इस फिल्म में ड्रामा होना मांगता था। गीतू मोहनदास की फिल्म में ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी फिल्म जो है वो ड्रामेटिक होती है। मतलब फेमिनिस्टिक तो होती है कि, लेकिन एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म क्या किस तरह का होता है, उसमें काफ़ी ड्रामा होता है। तो इस फिल्म में भी ड्रामा होना मांगता था, ड्रामा बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या बनाना चाहते थे और क्या बना, इतना सब कुछ एक साथ डाल दिया। मतलब ऐसा लगता है कि आपको कोई फूड आइटम बनाने दिया गया हो और आपको पता ही नहीं है कि इस फूड आइटम को इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं। मतलब आपने उस आइटम में जितना भी इंग्रेडिएंट्स पॉसिबल है सब डाल दिया, और साथ में वो सारे इंग्रेडिएंट्स का भी आपने इस्तेमाल कर लिया उस आइटम में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब अगर इस फिल्म को सिंपल रखा जाता और उतना बड़ा स्केल में ना बनाया जाता तो ये फिल्म बेहतर फिल्म बन सकता था। ये एक प्योर गैंगस्टर ड्रामा बन सकता था, जहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स की सच में ज़रूरत नहीं थी। मतलब इसको बड़े लेवल तक पहुँचाने के लिए, इसको बड़ा स्केल देने के लिए काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को लाना पड़ गया और बहुत खर्चा हो गया। ये फिल्म काफ़ी बार शूट रीशूट हुआ, बहुत बार इस फिल्म को शूट रीशूट कर दिया गया। मतलब ऐसे बीच में काफ़ी बार खबर आई थी कि इस फिल्म को बार बार शूट किया जा रहा है, बार बार रोका गया, फिर रीशूट हुआ, शूट रीशूट। ऐसा लगता है कि शायद गीतू मोहनदास का जो पहला ड्राफ्ट था उससे शायद यश पूरी तरीके से खुश नहीं थे, क्योंकि निश फिल्म अगर बनाया जाता तो यश का स्टारडम जो है उसका सेलिब्रेशन तो होता नहीं।
मेरा सवाल ये है रॉकिंग स्टार यश से कि आपको ज़रूरत ही क्या थी गीतू मोहनदास की। और गीतू मोहनदास से भी मेरा ये सवाल है कि आपको क्या ज़रूरत थी यश के साथ काम करने की। आप जिस तरह की फिल्म बनाती है, यश आपके उस फिल्मोग्राफी या फिर उस फिल्म मेकिंग स्टाइल में कहीं पर भी फिट नहीं बैठते। यश एक बड़े सुपरस्टार है, उनका एक बहुत बड़ा ऑरा है, उसे कास्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको मैडम। और यश भाई साहब, आपको क्या ज़रूरत थी गीतू मोहनदास की। आप किसी और डायरेक्टर को हायर नहीं कर सकते थे। मार्को जिसने बनाया, मार्को मलयालम मूवी जिसने बनाया, आप उसके डायरेक्टर को भी हायर कर सकते थे। अरे आप इस भारत देश में काफ़ी सारे डायरेक्टर्स से बात कर सकते थे, किसी भी डायरेक्टर को आप हायर कर सकते थे अपनी फिल्म के लिए। आपको यही मिली थी, वो भी एक ऐसे डायरेक्टर जिसको कमर्शियल फिल्म बनाना बिल्कुल नहीं आता। और जिस डायरेक्टर को कमर्शियल फिल्म बनाना ही नहीं आता है, वो बड़े सुपरस्टार का इस्तेमाल कैसे करेगी। बड़े से बड़े स्टार्स थे, उनके स्टारडम को हैंडल करना किसी निश डायरेक्टर का बस की बात नहीं है। ये बात समझना ज़रूरी है। मतलब इतनी सी भी क्लैरिटी इन दोनों के बीच में था ही नहीं। अगर क्लैरिटी होता तो इस फिल्म में दिख जाता। मतलब पूरा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रह गया। और इस कन्फ्यूजन के चक्कर में ये पूरा फिल्म जो है घटिया बना, कुछ भी एस्टैब्लिश ठीक से नहीं होता। और भाई सेकेंड हाफ के अंत में जो ट्विस्ट आता है, मतलब जूता मारने का मन करता है इस फिल्म को, जूता मारने का। वो ट्विस्ट भी किसी फिल्म से कॉपी किया हुआ है। उस ट्विस्ट को देखकर ही आपको पता चलेगा कि एक कौन सी फिल्म का कॉपी, एक हॉलीवुड सिनेमा का कॉपी है। और हाँ, हॉलीवुड से याद आया, यश अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि इस फिल्म को वो हॉलीवुड लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। इस फिल्म को वो हॉलीवुड ऑडियंस के पास अपीलिंग बनाना चाहते हैं। हॉलीवुड ऑडियंस के पास ये फिल्म अपीलिंग हो, मतलब उनके बारे में सोचकर वो इस फिल्म को बना रहे थे। हॉलीवुड ऑडियंस, अरे भाई साहब, पहले आप अपने देश के ऑडियंस को तो संतुष्ट कीजिए। आपको हॉलीवुड ऑडियंस की पड़ी है। मतलब कहाँ के सपना देखते हैं। और हाँ, ये फिल्म तो धुरंधर 2 से भी क्लैश होने वाला था मार्च की 19 तारीख को। लेकिन हमारे यश साहब क्या कह रहे थे कि भाई अगर अपने कंटेंट में दम है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भाई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच फ़र्क होता है। और ये फ़र्क सबको मालूम होना चाहिए। यश को भी ये फ़र्क मालूम होना चाहिए था, लेकिन वो भूल गया। अगर ये धुरंधर 2 से गलती से भी क्लैश कर जाता ना, तो ये फिल्म डे 1 में ही वॉश्ड आउट हो जाता। अभी तो ये फिल्म 100 करोड़ के ऊपर का ओपनिंग लिया है। एग्जैक्टली कितने करोड़ का ओपनिंग लिया उसका मैंने खबर ली नहीं, लेकिन कुछ 100-150 करोड़ के बीच का तो एक बड़ा डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में ओपनिंग लिया है। ये बात आप गारंटी के साथ लिख सकते हो। और वर्ल्ड वाइड में शायद 200 करोड़ के करीब ओपनिंग लिया हो या उससे ज़्यादा। आई एम नॉट टू श्योर, बट ऐसा ही कुछ ओपनिंग लिया होगा। लेकिन इसके बाद ये फिल्म सस्टेन कैसे करेगा? मुझे तो भाई लगता नहीं कि ये फिल्म ज़्यादा देर सस्टेन करने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो फैल रहा है। जिन ऑडियंस ने इस फिल्म को देखा है वो खुद इस फिल्म को बवासीर कह रहे हैं। और जो ऑडियंस इस फिल्म को बढ़िया कह रहे हैं ना, वो किसी ना किसी यूट्यूबर का चमचाई बन के यही सब कह रहा है। वैसे एक फिल्म कैसा है, सब्जेक्टिव मैटर है फिल्म चॉइस, लेकिन फिर भी जो लोग इस फिल्म को अच्छे कह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग किसी ना किसी यूट्यूबर के या किसी ना किसी के चमचा ज़रूर है। वरना ज़्यादातर ऑडियंस जो है इस फिल्म को नेगेटिव रिसेप्शन दे रहे हैं, उनको ये फिल्म पसंद नहीं आई। और मेरे साथ भी जो ऑडियंस बैठकर देख रही थी वो भी नाखुश थे इस फिल्म से। मतलब यश के जो तमाम डाई हार्ट फैंस हैं वो भी नाखुश ही होंगे। उनके चेहरे में भी मायूसी छा गई इस फिल्म को देखने के बाद। यश को इस फिल्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये फिल्म की ज़रूरत यश को थी ही नहीं। इससे बेहतर कि आप सिर्फ रामायण में ध्यान देते या कोई और फिल्म करते, एक ऐसी फिल्म जिसका स्क्रिप्ट,
जिसका स्क्रीन प्ले में एक क्लैरिटी होता। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले बढ़िया होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बढ़िया या अच्छा होने से पहले उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। इस फिल्म का जो भी मतलब स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले जो है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, और स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले अच्छा हुए बिना कोई फिल्म कभी अच्छा नहीं हो सकता। फिल्म का असली डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले ही है। बाकी सिनेमैटिक डिपार्टमेंट्स जो सिनेमाटोग्राफी है, म्यूज़िक है और जो बाकी चीज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ये सब इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक रवि बसरूर का बहुत बढ़िया है, ऐसा कह नहीं सकता। मुझे उतना अच्छा लगा नहीं है बॉस, अच्छा मुझे लगा नहीं, क्योंकि फिल्म का जो कहानी था इससे मेरा सर में इतना दर्द कर रहा था कि भाई सब कुछ मुझे बस लाउड लग रहा था, बकवास लग रहा था, एकदम लाउड बकवास सा लग रहा था सब कुछ। और यश, अगर आप केजीएफ के हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाए तो आप सीधा केजीएफ 3 कर सकते थे। मतलब केजीएफ 2 के अंत में हमें ये पता लगता है कि केजीएफ 3 आने वाला है, यानी कि एक और कहानी है इस सीरीज़ का। क्योंकि केजीएफ 2 में जब रॉकी भाई मर जाते हैं तो हमको लगता है कि भाई सब खत्म, लेकिन जब वहाँ केजीएफ 3 का एक हिंट दिया जाता है तो हम पे एक उम्मीद जागती है कि शायद रॉकी भाई मरे नहीं होंगे, या फिर केजीएफ 3 में हमें कुछ और देखने को मिलेगा। तो इससे बेहतर यही होता कि आप केजीएफ 3 ही कर लेते भाई साहब, केजीएफ के हैंगओवर को पूरी तरीके से क्लोजर दे देते। नहीं, आपने केजीएफ 3 उसी वक्त किया नहीं, आप तो चले गए कोई और फिल्म करने, वो भी केजीएफ के हैंगओवर को लेकर। मतलब क्या है, इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे थे कि ये फिल्म बढ़िया है, ये फिल्म आपको, मतलब क्या, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में फ़र्क होना चाहिए कि नहीं। मतलब इसी तरीके से ये बड़े बड़े स्टार्स जो है अपने फैंस के दिल तोड़ देते हैं। वैसे तो यश की इंटरव्यूज़ देख के अच्छा लगता है, क्योंकि यश जो है बहुत ही मतलब प्यारा इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत मतलब अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट और सटीक जवाब देते हैं। लेकिन अब फिल्म को लेकर वो क्या जवाब देंगे, इस बात का जो भरोसा उन पर था वो भरोसा टूट गया। अब तो मुझे रामायण के लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि रामायण का जितना भी मैंने प्रोमोस देखे थे, खासकर का ट्रेलर, मुझे पसंद नहीं आई थी। अब बस ये देखना बाकी है कि रामायण अच्छा फिल्म बन के निकलता है कि नहीं, क्योंकि टॉक्सिक जो है वो तो गया, एकदम डूब गया। 1000 करोड़ का फूंक दिया इन्होंने, सच में इतनी बार शूट रीशूट करके बेकार में 1000 करोड़ उठवा दिया। और हॉलीवुड के ऑडियंस को इम्प्रेस करने का शौक था। अरे अपने देश के ऑडियंस को तो इम्प्रेस करो पहले यार। नमित मल्होत्रा का हैंगओवर है, आ गया है क्या? ये नमित मल्होत्रा का भी यही भूत सवार है उन पर कि हॉलीवुड के ऑडियंस को खुश करना है, वेस्टर्न ऑडियंस को खुश करना है। और अब यही भूत यश के सर पे भी घुस गया कि बाहर के ऑडियंस को खुश करना है। अपने देश के ऑडियंस को भूल गए, अपने वतन के लोगों को भूल गए क्या? मतलब यही होता है भाई साहब, यही होता है जब आप किसी भारतीय फिल्म को बनाते वक्त वेस्टर्न ऑडियंस के बारे में सोचते हो। अरे भारतीय ऑडियंस के बारे में सोचिए, RRR जैसी फिल्म से कुछ सीखिए। RRR, SS राजामौली ने जब इस फिल्म को बनाया था तब उन्होंने वेस्टर्न ऑडियंस के बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब उन्होंने ये फिल्म सिर्फ हमारे लिए बनाया था, भारतीय लोगों के लिए बनाया था। पहले भारतीय लोग RRR को देखकर खुश हुए थे, लेकिन हमसे कई ज़्यादा खुश बाहर वाले इस फिल्म को देखकर हुए। और फिर इस फिल्म को ऑस्कर भी मिल गया नाटू नाटू गाने के लिए। तो वो इस फिल्म को देखकर इतने खुश थे कि उनमें आज भी पागलपंती छाई हुई है। और SS राजामौली को एक नया जोश और एक नया हिम्मत मिल गया कि वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भी फिल्म बना सके।
तो एस राजामौली से बहुत भरोसा है, मतलब उन पर बहुत एतबार है मुझे कि उनका फिल्म वाराणसी जो है बहुत बढ़िया हो सकता है, उन पर बहुत ही एतबार है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी फिल्म में जो भी किया बहुत ऑर्गेनिकली किया है। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन भाई मैं यश और नमित मल्होत्रा जैसे फिल्म मेकर्स और सुपरस्टार से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आइंदा अगर आपको कोई फिल्म बनानी हो तो सबसे पहले अपने वतन के बारे में सोचिए। अगर आपको कोई भारतीय फिल्म बनानी हो, इंडियन सिनेमा में अगर आपको काम करना हो, तो आप पहले इंडियन ऑडियंस के बारे में सोचिए, उसके बाद वेस्टर्न ऑडियंस को दिमाग में रखिए। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो ही आपकी फिल्म को एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने पहले से वेस्टर्न ऑडियंस के बारे में सोच लिया इंडियन फिल्म बनाते वक्त, तो उस फिल्म में क्लैरिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं रहेगी। तो भाई इस फिल्म को देखकर तो हद से ज़्यादा निराश हो गया हूँ, और यश का ये फिल्म जो है आसमान से एकदम ज़मीन के नीचे धंस गई। तो आगे आपकी मर्ज़ी, आपको ये फिल्म देखनी है कि नहीं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।